नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की एक बड़ी बैठक हुई, जहां इस बैठक में आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श भी किया गया। ऐसे में बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा सहित छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जरीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जरीन, सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ी बैठक की, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के को लेकर ये बैठक हुई। क्या कुछ बैठक में फिलहाल खास रहा और किन मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति बनी? ऋतु जी, आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ संस्कृति से जुड़े जो चीजें हैं उनको और विश्व पटल पे लाने के लिए बैठक की गई थी। और साथ ही फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का गठन की जो घोषणा विधानसभा में हुई थी उसको लेकर ये बैठक की गई है। छत्तीसगढ़ी कलाकारों को मिलने वाले जो मानधन है, जो राशि है, उसको बढ़ाने के लिए भी ये बैठक की गई थी। कई अनेक मामलों पे अहम बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ी कलाकारों, छत्तीसगढ़ी फिल्म और छत्तीसगढ़ से जुड़े जितने इस्पात है, जिन इस्पातों को पर्यावरण के लिए विकसित किया जाए और जिस कलाकृति के विकास निगम के माध्यम से किस तरह से जोड़ा जाए, इस पे कार्य योजना बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। काफी दिनों के बाद मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के कार्यक्रम चल रहा है, उस बावजूद इसलिए बैठक में शामिल, काफी दिनों से बैठक नहीं हुई थी, तो आज जाके बैठक हुई है, जिसमें बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बैठक आज सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुई। इस दौरान कार्य योजना को लेकर भी विचार विमर्श किया। जिस तरह की जानकारी आपने दी, तो क्या ये समझा जाए कि हर वर्ग को साधने की कोशिश सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं, तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी अब देखी जा रही है धरातल पर? जी, निश्चित तौर पे भूपेश बघेल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और महाराष्ट्र की घटना होने के बाद उनका चिंतित होना लाजमी है। और इसी के तहत वो लगभग सभी वर्गों से मिल रहे हैं। सभी चाहे कलाकार हो, चाहे कर्मचारी हो, गृहिणी हो, महिला हो, युवा हो, सबको साधने के लिए, युवाओं के लिए भी एक स्कीम की घोषणा शीघ्र ही मिलेगी, जो युवा कलाकार हैं उनके लिए। तो आपने सही कहा कि सभी वर्गों के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तरीके से उनके जिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक तरह से वो कामयाब भी होते दिख रहे हैं। ऋतु जी, बिल्कुल तमाम बातों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया बैठक में। तो अब किस तरह से बैठक को देखा जा रहा है कि आगे की जो भी यहाँ पर विकास कार्य हैं उनको लेकर तो चर्चा हो गई, लेकिन अब जो यहाँ पर कार्यकाल अभी सीएम भूपेश बघेल का बचा है, उस दौरान किस तरह से विकास की बयार बहानी है, क्या उनको लेकर भी चर्चा की गई है? और इस बैठक के बाद किसी भी तरह की प्रेस ब्रीफिंग या जो तमाम मंत्री वहां पर मौजूद थे, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जी ऋतु जी, अभी फिलहाल तो ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग तो नहीं हुई है। इंतजार हमें भी है कि कब ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग हो और मंत्री जानकारी दे बैठक को लेके। लेकिन जो बातें छन के सामने आ रही है उसमें ये अहम बातें यही है कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जो से जुड़े जितने कलाकार हैं, जितने लोग बिल्कुल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लगातार बढ़ावा देते हुए सीएम भूपेश बघेल और राज्य सरकार यहां पर नजर आ रही है। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया जरी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शौर्य और साहस की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर सादर नमन किया। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि रानी दुर्गावती भारत की उन वीरांगनाओं में से एक है जिन्होंने वीरता की एक नई इबारत लिखी। उनका साहस और बलिदान हमेशा से देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।
और ये सीएम भूपेश बघेल का वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जहां रानी दुर्गावती के बलिदान को भारत कभी नहीं भूल सकता, इस तरह की बात उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर नमन भी किया। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित भी किए गए और ये ट्वीट आपको सीएमओ की तरफ से जो जारी किया गया वो बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि अपने शौर्य और साहस से वीरता की नई इबारत लिखने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती का साहस और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गोंडवाना विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने महारानी दुर्गावती की शहादत को याद करते हुए नमन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी समाज के आपको बता दें कि लोगों ने साहस, पराक्रम, शौर्य और नारी शक्ति की प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें याद भी किया और उनके पराक्रम के बारे में भी बताया। तो वहीं इस दौरान विधायक रंजना साहू ने बताया कि मातृभूमि की स्वाधीनता और धर्म की रक्षा के लिए अपना प्राणों को भी नहीं ज्यादा महत्व दिया। पराक्रम वीर योद्धा रानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है। गोंडवाना समाज को जिस प्रकार मुगलों ने अपने आतंक से और उन्हें जो परास्त किया था, और चूँकि उस समय रानी दुर्गावती का शासन रहा और उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुगलों से लड़ाई की और उन्हें युद्ध में परास्त किया और उसके बाद पूरे गोंडवाना समाज को आज़ादी दिलाई। और ऐसे बलिदानी दिवस के दिन मैं सभी को यही शुभकामनाएं देती हूं कि हम सब पूरा समाज मिलजुल कर यदि एकजुट होकर निश्चित रूप से किसी लड़ाई के लिए, किसी जंग के लिए तैयार रहें, निश्चित रूप से उसमें जीत मिलती है। पूरे समाज को एकजुट होने के लिए मैं आह्वान करती हूँ। वहीं नेशनल हेराल्ड के मामले पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यंग इंडिया और एसोसिएट जनरल दोनों कंपनियों की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जब दोनों संस्थाएं कांग्रेस की ही हैं तब मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहां से आ गया। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को परेशान करने के लिए और दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार तो आपके सामने था, जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है राहुल जी के खिलाफ, जिस तरीके से बातें हो, मैं तो सार्वजनिक तौर पे मैंने कहा, अगर एसोसिएट जनरल की स्थापना नेहरू जी ने की थी, कांग्रेस ने की थी, अगर यंग इंडिया की स्थापना कांग्रेस ने की और नेहरू जी ने की, दोनों संस्था कांग्रेस की, यंग इंडिया और एसोसिएट जनरल की प्रॉपर्टी के लेन देन में ईडी कहाँ से आ गया भाई? जबरन परेशान करने का जो तरीका है उसके खिलाफ सारा हिंदुस्तान के कांग्रेसी दिल्ली में सत्याग्रह करने गए थे। छत्तीसगढ़ के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने एक बड़ी बैठक की जहां मानव तस्करी रोकने के साथ ही अन्य कई मामलों में बात विचार कर आगे की रणनीति पर चर्चा भी की गई। वहीं जिला अधिकारी परिसर में महिला आयोग के संभागीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भी इस दौरान किया गया और इससे पहले जांजगीर में कार्यालय खोला गया है जहां महिला आयोग की सदस्य बैठकर आने वाली शिकायतों का निराकरण करते हैं, जो संभागीय मुख्यालय से दूर होने की वजह से शिकायतकर्ताओं को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसको ध्यान में रखते हुए संभागीय कार्यालय अब बना दिया गया है। पहला मौका है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय का हम लोग यहाँ पर विधिवत उद्घाटन हुआ है। वैसे हमारा एक कार्यालय जांजगीर में भी शुरू हुआ है जहाँ पर हमारी सम्मानित सदस्य बैठती हैं और इस क्षेत्र में, क्योंकि ये मुख्यालय से काफ़ी दूर है अंबिकापुर संभाग, सामान्यतः यहाँ के भी शिकायतकर्ता वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और वहाँ से भी आने में दिक्कत होती है। तो अब संभागीय कार्यालय यहाँ पर खुल जाने से और चूँकि यहाँ पर माननीय सदस्य यहाँ पर हैं तो लोगों को त्वरित न्याय मिल पाएगा, पीड़ित महिलाओं के पक्ष में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी और सारी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था भी और बढ़ाई जाएगी। हम अपने आयोग से जो भी सुविधाएं हैं वो भी हम यहाँ पर मुहैया कराएंगे और यहाँ के महिला बाल विकास के अधिकारी भी इनके साथ में जुड़ेंगे और एक अच्छा महिला सेल यहाँ पर बनेगा और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं को तुरंत न्याय मिलेगा।
अब खबर अंबिकापुर से है, जहां खिलाड़ियों के गुहार पर जिला अधिकारी संजीव कुमार झा ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं और विश्वविद्यालय से मदद न मिलने पर जिला अधिकारी ने सहारा दिया। जहां अब जयपुर में खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखा सकेंगे। हमेशा ही खिलाड़ी और छात्रों को खेल की ओर प्रोत्साहित करने वाले संजीव कुमार झा ने विश्वविद्यालय के दर दर भटकने को मजबूर फुटबॉल खिलाड़ियों की टीम के लिए अपने मदद के हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के फुटबॉल टीम के 32 खिलाड़ी जिला अधिकारी संजीव कुमार झा से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो सब संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जयपुर में होने वाला है। खेलने के लिए, और ये हम लोग को यहाँ वहाँ 26 तारीख शाम को रिपोर्टिंग करना है और यहाँ से 25 तारीख को निकलना था, लेकिन वहाँ से हम लोग को साइन नहीं मिल पा रहा है बताए, उसके वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और हम लोग नहीं जा पाएंगे तो ये है कि हम लोग 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं और नहीं जाते हैं तो हम लोग का साल भर का वो हो जाएगा। 1 साल बाद आता है और फिर 1 साल बाद हम लोग वेट करते रह जाएंगे। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं और जैसे कि अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होने वाला है जयपुर में, तो उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी का ट्रायल हुआ, टीम बना, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर हमारा टिकट सब हो गया। अब हम लोग को 26 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ से ट्रेन पकड़ना है और जैसे कि आज 24 तारीख है और आज हम पर को यूनिवर्सिटी बुलाया गया था टिकट लेके, तो अपन गए थे। उसके बाद वहाँ जाके बोला जा रहा है कि आप लोग का जाना कैंसिल हो रहा है। उसका कारण हमने पूछा तो वहाँ बताया कि एक हमारे रजिस्ट्रार सर अभी एडमिट हैं ICU में, ऐसा बताया गया। लेकिन वहाँ से ये भी नहीं बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार सर किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं या कहाँ हैं, या जाके हम उनसे मिल लें। और उसके बाद एक कारण ये आ रहा है कि हमने पूछा VC सर का साइन उसमें चाहिए होता है, तो अभी यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है भैया कि वहाँ पास 2 VC सर हैं। अब यूनिवर्सिटी वाले को खुद को ही नहीं पता है कि हमारे यहाँ VC कौन है। मैं फुटबॉल संघ से हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और ये बच्चे सब सरगुजा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के फुटबॉल की टीम के प्लेयर हैं। और इनका अभी पता चला शाम को कि इनकी टीम कैंसिल करने की बात चल रही है, तो ये बच्चे बोले कि सब तैयारी वारी हो चुकी है, तो ये कलेक्टर से अपनी टीम जाने की अनुमति और सहयोग के लिए आए थे। अभी संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में कोई इनका आदेश नहीं कर रहा है, अब परसों टीम निकलनी है, इस संबंध में आए थे बच्चे कलेक्टर से मिलने। क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या लगता है कलेक्टर महोदय बहुत इसको गहराई से लेते हुए तत्काल अभी सबसे बात कर रहे हैं। शाम तक मुझे रास्ता है 1-2 घंटे में ये लाइनअप हो जाएगी। अब तैयारी कर ये बच्चों की एक अच्छी तैयारी है और बच्चों को इस टीम में मुझे उम्मीद है सरगुजा संत गहिरा विश्वविद्यालय मेडल जीत के आएगी। अगर नहीं जाते हैं तो सरगुजा संत गहिरा विश्वविद्यालय के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसी टीमों को रोक रही है। और सरगुजा यूनिवर्सिटी संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनको फुटबॉल चैम्पियनशिप में जयपुर राजस्थान पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है, और इनकी सारी जो ट्रैवल अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन वहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए जो नेसेसरी परमिशन है और जो फाइनेंशियल अप्रूवल है वो इनको अभी नहीं मिला है। और अभी जो इनके स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनका कहना ये है कि चूँकि जो फाइनेंशियल अप्रूवल है वाइस चांसलर को के लिमिट के अंदर है और हमारे यहाँ वाइस चांसलर अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके कारण रुका हुआ है। इसके लिए बच्चे परेशान हैं कि कैसे, परसों अर्ली मॉर्निंग में इनकी ट्रेन है, इनको 26 के इवनिंग में वहाँ रिपोर्ट करना है, तो इसलिए परेशान है। देखते हैं इसको हम लोग समाधान करेंगे इसका। बात बलरामपुर की, जहां जिले के झारखंड सीमा पर बसे नक्सल प्रभावित आधा दर्जन गांव में 4 महीने का राशन पहुंचाने के लिए टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां एक साथ 4 महीने का राशन पहुंचाने के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कई दिशा निर्देश भी दिए अधिकारियों को, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम इस काम में जुट चुकी है। बता दें कि बरसात के दिनों में लोगों को राशन नहीं मिल पाता है और इसी वजह से लोगों को काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। उस परेशानी को देखते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत ने ये बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। चुनचुना पंदाग के लिए माननीय खाद्य मंत्री जी के निर्देश आए हैं कि 4 महीने का राशन जो है वहाँ के लोगों को पहुँचाया जाए। तो इसके लिए खाद्य विभाग को निर्देश दे दिया गया है और पूरी तैयारी कर रहे हैं कि बारिश के पहले 4 महीने का राशन पहुँच जाए।
वहीं कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार 302 दिन से अभी भी जारी है। अधिवक्ता संघ ने कटघोरा को जिला बनाने की जिद ठान ली है और वो इस मांग पर अब अड़ चुके हैं कि सबसे पुरानी तहसील और अनुविभाग को जिले का दर्जा दिया जाए। बता दें कि कोरबा जिले के सबसे पुरानी तहसील और अनुभाग को आपको बता दें कि जिला बनाने की मांग अभी भी जारी है। अधिवक्ता संघ की ओर से धरना प्रदर्शन कर कटघोरा को जिला बनाने की मांग पिछले 302 दिन से जारी है। बावजूद इसके कटघोरा को जिला बनाने की मांग के संबंध में किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है और अधिवक्ता संघ के सचिव ने बताया कि कटघोरा जिला बनाओ अभियान के 302 दिन हमारा आंदोलन को हो चुका है और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग पर जरूर विचार करेगी और आगामी दिनों में इसे पूरा करने का प्रयास भी करेगी। पुरानी मांग है और पिछले 15 अगस्त से हम लोग यहाँ अधिवक्ता संघ कटघोरा के सभी वकीलों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इस धरना प्रदर्शन का 302 दिन हो चुका है। 302 दिन में कई प्रकार के संगठन, कई प्रकार के वर्ग आके यहाँ पर समर्थन दिए हैं। विधायक, सांसद और कई प्रकार के लोग यहाँ पर आके समर्थन दिए कि जिला बनना चाहिए और जिला बनने के लिए यहाँ पर बात को रखा गया। लेकिन अभी तक जिला से संबंधित किसी प्रकार की कोई रूपरेखा ना यहाँ पर तैयार हुई है, ना जिला बनने का यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर इस टाइम सीएम से जो मुलाकात हुई थी, वहाँ गए थे तो एक एडिशनल एसपी और एडिशनल कलेक्टर की नियुक्ति होगी, ये करीबन मार्च में ये वादा हुआ था। और एडिशनल एसपी और एडिशनल कलेक्टर तो आज 3 महीना हो गए, सिर्फ चुनावी वादा था। किसी प्रकार का कोई वादा नहीं पूरा हुआ है। जिला से संबंधित किसी प्रकार की कोई बात अभी तक कुछ नहीं हुई। कटघोरा के द्वारा किया जा रहा है और आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक कटघोरा जिला बनाने की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। और अभी 2-4 दिनों के बाद में हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब का भी यहाँ दौरा है कटघोरा विधानसभा में। हम सभी अधिवक्ता प्रस्ताव पारित करके इस मुद्दे को लेकर, जिला बनाने के बात को लेकर सीएम साहब के पास जाएंगे। वहीं बात कोरबा की करेंगे, जहां लोक कला को बढ़ावा देने की मंशा के साथ कलाकारों को उचित मंच प्रदान करने की मंशा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कोरबा के दर्री इलाके में खाकी के रंग लोक कला के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जूनियर क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला और सत्र न्यायाधीश मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अधिकारी और एसपी भी शामिल रहे। कार्यक्रम में जिले भर से आए स्थानीय कलाकारों ने लोक कला की एक बढ़कर एक से एक प्रस्तुति दी है, जिसका कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम का घेराव कर बीजेपी कार्यकर्ता और पार्षद दल लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही बीजेपी पार्षद मीनल चौबे महापौर और निगम पर कई बड़े आरोप भी लगाए और कहा कि पूरे शहर में अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है, लोगों से दोगुना पैसा भी लिया जा रहा है और रायपुर नगर निगम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सेवा से दूर रखकर उनके साथ छल कपट किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला किया जा रहा है, जहां साथ ही केंद्र सरकार से मिल रहे स्मार्ट सिटी योजना के पैसों में घोटाला, अमृत मिशन योजना में कोई काम नहीं किया जा रहा और शहर में जल भराव जैसे कई मुद्दों पर विरोध अभी भी जारी है। ऐसे में उनका कहना है कि महापौर नगर निगम का काम ऐप लॉन्च करना नहीं है, उन्हें तो सफाई और बारिश में जल भराव जैसी आने वाली दिक्कतों का ध्यान देना जरूरी है। प्रदर्शन नगर निगम की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। प्रदर्शन केंद्र के द्वारा भेजी गई राशि के दुरुपयोग के लिए हो रहा है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो राशि आ रही वो दुरुपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में काम पूरी तरह से ठप हो गया है। गली मोहल्ले के विकास के काम नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हर वार्ड में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के काम होते थे। आज पार्षद 1-1, 2-2 लाख रुपए के काम के लिए भटक रहे और कोई ध्यान नहीं देते। हम निकम यहाँ आज हम भाजपा की मीनल चौबे के ये जानते हैं कि यहाँ पे निगम के दर्शन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। से पूरे शहर की जनता पार्टी प्रतिनिधियों के बार चेतावनी देने के बावजूद नगर निगम अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है। लगातार अवैध प्लॉटिंग की समस्या पूरे शहर भर में है। पहले पैसा खाकर प्रशासन इनको अवैध निर्माण की अनुमति देता है, उसके बाद निबंधीकरण के नाम पर फिर पैसा खाते हैं और इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं उसे जो हितग्राहियों को 75,000 मात्र में देना है, उसे 3,25,000 लेकर गरीबों के साथ छल किया जा रहा है।
केंद्र की योजना को ही बदल दिया गया है और मुझे तो आशंका है कि केंद्र को शायद इसकी जानकारी ही नहीं है। इसके अलावा जो बारिश में जल भराव की समस्या आने वाली है, उस समस्या से निपटना छोड़कर महापौर नए ऐप लॉन्च करने पे लगे हैं कि कुक की सुविधा देंगे, बढ़ाई की सुविधा देंगे। उनके सामने भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के जो पार्षद दल है वो यहाँ पर लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में उन्होंने जो नगर निगम है महापौर उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना पे ध्यान ना देते हुए जो उनके कार्य नहीं है, मुख्य कार्य जैसे कि लोगों को रोजगार देना, इन सब पे वो जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी आरिफ खान के साथ तस्वीर नाज, जनतंत्र टीवी, रायपुर से। वहीं बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर पुलिस ने 60 बोरी यूरिया के साथ एक आरोपी और पिकअप वाहन को जब्त किया है। आपको बता दें कि खेती किसानी का समय नजदीक आते ही यूरिया खाद के बिचौलिए जिले में सक्रिय हो जाते हैं और इसको लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लगातार अवैध यूरिया का ट्रांसपोर्टिंग और भंडारण पर कार्रवाई करते हुए यूरिया के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करते हुए आरोपी को जेल भेजा है। सूचना मिली थी कि थाना रघुनाथ नगर क्षेत्र के पंडरी ग्राम के आसपास एक पिकअप था जिसे रुकवाया गया और उसमें अवैध रूप से 60 बोरी यूरिया खाद लेकर एक व्यक्ति लेकर जा रहा था। पूछने पर बिना कागजात के वो था और अवैध पाए जाने पर उसके विरुद्ध में आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। वहीं बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में विराजमान मां शीतला माता मंदिर में जुड़वास उत्सव के खास मौके पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस दौरान सांग बाना मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बना। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी देवकर नगर में बड़े ही उत्साह के साथ शीतला जुड़वास का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बात अब जगदलपुर की शासन की ओर से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत बस्तियों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का कैंप का आयोजन किया गया, जहां गरीब, दिहाड़ी मजदूर और जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जो कि हर रोज काम कर अपनी कमाई करते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल नहीं जा पाते हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत उन्हीं के निवास स्थल के समीप स्वास्थ्य कैंप आयोजन कर स्वास्थ्य जाँच और इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।